ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लेक्चर अपलोड करते हैं रात को, कहते हैं गुड मॉर्निंग। पागल समझे क्या हमको अपने जैसा? ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल कैंसर, CEIRBACAL एंड CANCER, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो कहाँ पर होता है? वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, उसका बात कर रहे हैं क्या? ना, उसका बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो सर्विक्स में होता है। अच्छा सर्विक्स, अच्छा सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, उसका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स। अच्छा, फीमेल में होता है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो फीमेल में होता है? हाँ, सर्वाइकल कैंसर फीमेल में होने वाला कैंसर है। अच्छा, मेल वगैरह खुश होगा, ये कैंसर हमको नहीं होने वाला। अरे भाई, आपको कोई और कैंसर भी तो हो सकता है, लेकिन ये कैंसर फीमेल में होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये कैंसर कैसे होता है? कैंसर कैसे होता है चलिए ये समझते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो सर्विक्स में कैसे होता है। इसके लिए थोड़ा सा सर्विक्स हम लोग बनाते हैं। ये सर्विक्स है क्या? सर्विक्स ऐसा दिखता है? हम जब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत दिमाग ऊपर नीचे हो जाए, तो ज़्यादा सोचिए मत, जो हम बोल रहे हैं समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए मान लिए, चलिए सर्विक्स सही है, चलिए ओके। ये क्या बना रहे हैं भाई सर्विक्स के अंदर? देखिए, सर्विक्स के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो रीजन होता है, ये इसको बोलते हैं इंडो सर्विक्स। इस रीजन को इंडो सर्विक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्टो सर्विक्स। ये जो इंडो सर्विक्स होता है, दे आर लाइंड बाय क्या? कोलुमिनार एपिथेलियम। दे आर लाइंड बाय कोलुमिनार एपिथेलियम। एंड ये जो इक्टो सर्विक्स होता है, दे आर लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सर्विक्स होता है उसमें पार्टीशन होता है? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो अच्छा, तो पार्टीशन करता है कौन है? पार्टीशन करने वाले भाई साहब ये हैं। अच्छा, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन। स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन। ऐसा नाम क्यों रखा गया? ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कोलुमिनार एपिथेलियम से, और नीचे जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो इस वजह से इनका नाम जो है स्क्वेमो कोलुमिनार रखा गया। साइंस है, कुछ भी नाम रखते हैं तो ऐसे नहीं होता कि कुछ भी ऐसे सोच के रख दिया। कुछ रखते हैं तो कुछ सोच समझ के ही कैरेक्टरिस्टिक वगैरह मैच करके रखा जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सर्विक्स होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला को इंडो सर्विक्स बोलेंगे, नीचे वाले को इक्टो सर्विक्स बोलेंगे। तो जो ऊपर वाला जो इंडो सर्विक्स होता है, दे आर लाइंड बाय कोलुमिनार एपिथेलियम्स, एंड नीचे वाला जो इक्टो सर्विक्स होता है, दे आर लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है सर। अच्छा, और कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, होता क्या है कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स में क्या होता है, कुछ ऐसा रीजन होता है, कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होता है। सर्विक्स के अंदर कुछ ऐसा रीजन होते हैं जहाँ पर इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इस इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट वाले रीजन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन जोन में भी सबसे ज़्यादा इमेच्योर सेल्स अगर कहीं पर प्रेजेंट होता है तो ये स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर अटैक करना चाहेगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा? कोई भी चीज़ अगर अटैक करना चाहेगा तो जो वीकेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जो भाई साहब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये बोले कि हमको कहला बड़ा मजबूत आदमी सब लोग जना है, हम भी चलते हैं कमजोर लोगों के साथ, उनसे मार पीट के फाड़ देंगे एकदम, हम जीत जाएंगे। तो स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन, ये जो इनका जो मोस्ट फेवरेबल साइट्स है वो यही है, स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन। ये भी भाई साहब यहीं पर ज़्यादा अटैक करते हैं। अटैक करके क्या करते हैं? अटैक करके सर्वाइकल कैंसर का उस करते हैं, और क्या। तो ये एक ओवरव्यू हुआ कि किस तरह से जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे रहा है।
ये क्या बना रहे हैं आप? ये बना रहे हैं हम स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या बन गया भाई? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस है। इनका भाई साहब है, उनका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो उनके पास डीएनए भी होगा, डीएनए में कुछ जीन भी होते हैं। और ये जो भाई साहब हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने क्या किया कि ये जो सेल्स है स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स है, वहाँ पर क्या किया? अटैक, मतलब इन्वेट किया, इंटर किया वगैरह, अटैक किया, जो भी हुआ। और अटैक्स करने के बाद क्या होता है? ये दो कार्सिनोजेनिक्स प्रोटीन रिलीज करता है, एक को बोलते हैं E6 और एक को बोलते हैं E7। ये ऑन्कोजेनिक्स प्रोटीन है, वो क्या करेगा? ये ऑन्कोजेनिक्स प्रोटीन क्या होता है कि जो इसके पास जो जीन है, एक जीन को बोलते हैं P53, एक को बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ये दोनों क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। क्या जीन है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। वह क्या? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो स्क्वेमस सेल है, यहाँ अटैक किया, अटैक करने के बाद ऑन्कोजेनिक्स प्रोटीन है वो रिलीज किया। ऑन्कोजेनिक्स प्रोटीन क्या है? E6 एंड E7। ये E6 एंड E7 प्रोटीन क्या किया कि जो स्क्वेमस सेल्स के जो डीएनए है, जिसके पास P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसको क्या कर दिया? म्यूटेशन कर दिया। म्यूटेशन करने की वजह से क्या हो गया? नॉन फंक्शनल हो गया। जनरली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका काम ये होता है कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा होता है तो उसको रोकने का काम करता है। मतलब अगर कोई सेल एक फिक्स लिमिट के बाद डिवाइड ना करे, इस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है। अब हुआ क्या कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन था उसने क्या किया कि ये जो दोनों जीन था P53 और रेटिनोब्लास्टोमा, P53 को कौन ऑन्कोजेनिक प्रोटीन ने म्यूटेट किया? तो E6। और E7 ने क्या किया? रेटिनोब्लास्टोमा जीन है उसको म्यूटेट कर दिया। तो जब ये जब जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जब ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ क्या? इमेच्योर सेल्स। और जब भी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स होगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसिया। ठीक है, एक होता है हाइपरप्लेसिया, एक होता है डिस्प्लेसिया ना। एक होता है हाइपरप्लेसिया, एक होता है डिस्प्लेसिया। दोनों ही केस में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है, चाहे हाइपरप्लेसिया हो चाहे डिस्प्लेसिया हो, दोनों ही केस में क्या होगा? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि जो हाइपरप्लेसिया वाला कंडीशन होता है, हाइपरप्लेसिया के केस में जो मैच्योर सेल्स होता है उनका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है, तो वो जो है कैंसर वाले कंडीशन में नहीं उतना जा पाते हैं, या लिटिल बिट हो सकते हैं। बट ये जो डिस्प्लेसिया वाला कंडीशन होता है उसमें इमेच्योर सेल्स हैं उनका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है। तो जब भी इमेच्योर सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसिया। अच्छा, ये एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने की वजह से क्या हो गया? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, मान लीजिए ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, वह क्या? म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया? सेल का नंबर बढ़ गया, सेल का नंबर बढ़ गया। तो अगर किसी पार्टिकुलर स्पेस में अगर सेल्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्पेस कम है, रहने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो वैसे बात है धक्का मुक्की होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो धक्का मुक्की स्टार्ट होने से क्या हो जाएगा? कुछ सामान वगैरह है आसपास का, हाँ, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या टूट जाता है? इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो टूट जाता है। मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, क्या वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने की वजह से क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन जब ब्रेक कर जाता है, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन जब ब्रेक कर जाता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि कार्सिनोजेनिक्स कंडीशन हो गया। इनिशियली क्या हो गया? ह्यूमन पैपिलोमा, समझिए समराइज करते हैं। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने क्या किया? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने स्क्वेमस सेल से वहाँ पर अटैक किया। अटैक करने के बाद कार्सिनोजेनिक्स प्रोटीन है वो रिलीज किया। कार्सिनोजेनिक्स प्रोटीन ने क्या किया? ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको म्यूटेशन कर दिया। ट्यूमर सप्रेसर जीन का जब म्यूटेशन हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, तो उसकी वजह से एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हुआ। एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने की वजह से क्या हो गया कि इस कंडीशन को डिस्प्लेसिया बोल दिया गया। और जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो गया तो बोलेंगे कि कार्सिनोजेनिक्स कंडीशन है। तो ये रहा पैथोजेनेसिस। इस तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर काउज करता है।
उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर, क्या कौन कौन सा जो रिस्क फैक्टर है जो सर्वाइकल कैंसर जो है उसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, देखते हैं। ओके सो जो फर्स्ट जो पहला जो रिस्क फैक्टर था, जो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस खुद है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के दो स्ट्रेन होते हैं, एक होते हैं 16, एक होता है 18, और एक होता है 6 होता है, एक होता है 11। तो जो 16 और 18 वाला जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, हाईली पावरफुल स्ट्रेन होता है। हाईली पावरफुल 16-18 वाला स्ट्रेन होता है, हाईली पावरफुल स्ट्रेन होता है। ये वीक पावरफुल स्ट्रेन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऑफ स्ट्रेन 16 एंड 18 अगर इसका अटैक्स होता है तो कैंसर जो होगा मोर डेंजरस होगा एज कम्पेयर टू 6 एंड 11। ठीक है, इसके बाद भी कुछ फैक्टर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। जो दूसरा फैक्टर जो है होता है वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐसा लिखते हैं क्यों, टाइम लिमिट के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या होता है, क्वाइटस बिफोर द एज ऑफ 18 और क्या मल्टीपैरेटिव और कुछ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। इन सब की वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से क्या होगा कि आपका इम्यूनिटीज़ जो है वीक हो जाएगा। अच्छा, किसी का इम्यूनिटीज़ अगर वीक हो जाएगा तो वायरस को अटैक करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटीज़ कम होती है। और कोई रिस्क फैक्टर है ना, स्मोकिंग है। स्मोकिंग भी एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है। स्मोकिंग की वजह से किस तरह से रिस्क फैक्टर है कि भाई एक स्मोकिंग तो ठीक है, इसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है। तो एक काम तो ये करता है कि यार जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है वो एपिथेलियल सेल को इरिटेट करके कैंसर करवा देगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटीज़ वीक हो जाएगी तो अगेन सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। हाँ, एक रिस्क फैक्टर और है, एक नहीं और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, बट 3-4 वगैरह करते हैं, कितना है यार बाकी चीज़ें। एक और जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई आदमी लेगा तो उसको सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप लेते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं।